हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हेलमिंथ डिजीज़ जैसे एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ेंगे, कवक जनित रोग जैसे रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि असंक्रामक रोग जैसे कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हेलमिंथ डिजीज़ में एस्केरियासिस, तो एस्केरियासिस जो रोग है वो एक हेलमिंथ यानी कि निमेटोड एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है, जिसे सामान्य भाषा में गोलकृमि यानी कि राउंड वॉर्म कहा जाता है। एस्केरिस एक पोषदीय इंटेस्टिनल पैरासाइट है, परजीवी है, यानी कि इसका जीवन चक्र एक ही पोषक में पूर्ण होता है, एक ही होस्ट में पूर्ण होता है और जो होस्ट होता है इसका वो मनुष्य होता है और ये इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में रहता है और इसका जो संचरण होता है वो मल मुखीय मार्ग यानी कि फीको ओरल रूट से होता है और कृमि के अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं, फीसिस में उपस्थित होते हैं। और जब ये मल किसी सॉइल के संपर्क में आता है, मट्टी के संपर्क में आता है जिसके अंदर इसके एस्केरिस के अंडे होते हैं, तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो दूषित हो जाती है, इन्फेक्टिव हो जाती है और इस सॉइल के संपर्क में आने पर जो सब्जी होती है, जो इसमें सब्जी उगी होती है, तो उस कच्ची सब्जी का प्रयोग करने से यह एस्केरिस हमारे शरीर में पहुंच जाता है। बच्चों के ये रोग ज़्यादा घातक होता है और बच्चों के मिट्टी में खेलते समय अंडे उन बच्चों के नाखूनों में छिपकर पहुंच जाते हैं और अगर हम बच्चे हाथ धोकर नहीं खाते हैं, साबुन से हाथ ढंग से प्रॉपर धोकर नहीं खाते हैं, तो ये खाना खाने के साथ उसके बच्चों की बॉडी में पहुंच जाते हैं, शरीर में पहुंच जाते हैं और बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है। अंडे सूखने पर, जब अंडे सूख जाते हैं तो ये वायु के साथ अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी ये इन्फेक्शन करने के सक्षम होते हैं। सिम्टम्स, यह रोग बच्चों में ज़्यादा घातक होता है और ये बच्चों की वृद्धि को रोकता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोक देता है और उनकी स्मरण शक्ति को भी कम कर देता है, उनमें स्मरण शक्ति क्षमता कम हो जाती है। इंसोम्निया इसका एक विशिष्ट लक्षण है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, बेचैनी रहना। उल्टी आना यानी कि वॉमिटिंग भी एक इसका लक्षण है। पेचिस, बेचैनी, रेस्टलेसनेस बोलते हैं इसको, और आंतरिक रक्तस्राव, जो अंदर जहाँ इन्फेक्शन होता है पैरासाइट का वहाँ पर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग भी, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। बुखार इसमें आ जाता है और रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी, ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होने से उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। आंत का मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। नियंत्रण, कंट्रोल, सबसे पहला जो सब्जियां और फल हैं उनको अच्छी तरह से प्रॉपरली धोकर खाना चाहिए, जिसमें अगर कोई उसके अंदर इन्फेक्शियस एग्स उसके अंदर प्रेजेंट है, संक्रामक अंडे उस पर उपस्थित है, तो वो धुलकर साफ हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वो नहीं पहुंच पाते और डिजीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरा, पीने का पानी हमेशा स्वच्छ और संक्रमण रहित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो संक्रमित पानी से, संक्रमण युक्त पानी से पीने से होती हैं। इसलिए पीने का पानी विशेष रूप से बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और संक्रमण रहित होना चाहिए। तीसरा, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए, जिससे अगर हाथों में कोई पैथोजन है, रोगाणु है, तो वो बॉडी के अंदर ना जाए खाना खाते समय और जिससे डिजीज़ नहीं होती। और चौथा, मल का जो निस्तारण है, क्योंकि इसके अंडे जो है वो मल में उपस्थित होते हैं, यानी कि मल जो होता है इसका प्रमुख स्रोत होता है। इसलिए अगर मल का निस्तारण सही तरीके से होगा, खुले में शौच नहीं होगा, तो ये जो एस्केरिस के एग्स हैं वो मट्टी में नहीं पहुंच पाएंगे और मट्टी में जब नहीं पहुंचेंगे तो वो सब्जी और फलों आदि की सहायता से मनुष्य में नहीं पहुंच पाएंगे और संक्रमण नहीं हो पाएगा। ये इसके मेन कंट्रोल है। हाथी पांव, फाइलेरियासिस।
हाथी पांव यानी कि एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस जो होता है डिजीज जो है, यह एक निमेटोड अंतः परजीवी फाइलेरिया क्रमी वुचेरिया ब्रेनकॉफ्टाई से होता है। वुचेरिया ब्रेनकॉफ्टाई से होता है और ये एक निमेटोड है और ये इंटरनल पैरासाइट है, इंटेस्टिनल पैरासाइट है और ये परजीवी प्राय मनुष्य की लसिका वाहिनी हो यानी कि लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है। लसिका वाहिनियों वाहिनी में। इसके अलावा ये पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू में भी पाया जाता है और ये जो लसिका वाहिनी में या लसिका ग्रंथियों में या जो पेशी ऊतक में जो पहुंचता है ये जो पैरासाइट, ये क्यूलेक्स मच्छर इसको संचरित करता है। तो जो संचरण होता है वो किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से। तो वुचेरिया ब्रेनकॉफ्टाई एक अंतः परजीवी निमेटोड की सहायता से ये रोग होता है। ये लसिका ग्रंथियों को और लसिका वाहिनियों को और पेशी ऊतकों को ज़्यादा संक्रमित करते हैं और क्यूलेक्स मच्छर इसका संचरण करता है। जब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो माइक्रोफिलेरियई को ये उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और ये माइक्रोफिलेरियई इसकी इन्फेक्टेड स्टेज है यानी कि संक्रमण स्टेज है मनुष्य के लिए और मनुष्य इससे संक्रमित होता है। अब इसके लक्षण क्या है? सबसे पहली बात जो है इसकी जो लक्षण है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक का मतलब दीर्घकालिक यानी कि जो काफी लंबे समय से होता है और इसको शोथ बोलते हैं। मैमेलियन रेस्पॉन्स होता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इम्यूनिटी में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। पहली बात तो ये जल्दी से नहीं होता है, काफ़ी समय के बाद होने वाला रोग है जो विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले अंग हैं वो है एक तो ब्रेस्ट यानी कि स्तन, लिम्फ गांठें और वृषणकोश और स्तन और हाथ पैर, यानी कि जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो हाथ, पैर, स्तन, ब्रेस्ट और वृषणकोश। और इस डिजीज के अंदर इन अंगों में जहां पर ये फिलेरियाई पहुंच गए हैं, जहां पर ये निमेटोड पहुंच गया है, वहां पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में एकत्र हो जाता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स में एकत्र हो जाता है और एकत्र होकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध करने से मतलब उसको रोक देता है, जिससे लसिका वहां पर एकत्र होने लगती है और एक इकट्ठा होने से वो सूज जाता है हिस्सा, यानी कि फैल जाता है, यानी कि चौड़ा हो जाता है और इसको बोलते हैं एडीमा। लिम्फ का इकट्ठा होकर किसी चीज का सूजना, इसको हम बोलते हैं एडीना। तो लिम्फेटिक वेसल्स में ये एकत्र हो जाता है जिससे उनका जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध होता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इससे ये सूज जाता है और इस सूजने को बोलते हैं एडिमा। तो ये जो परजीवी है वो हाथ, पैर, स्तन, वृषणकोश आदि की लिम्फ वेसल्स में एकत्र हो जाता है, जिससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वह सूज जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं एडीमा। और इसीलिए इसका नाम है हाथी पांव, क्योंकि जो पार्ट जहां पर वो होता है वो काफ़ी फूल जाता है, सूज जाता है, इसलिए इसका नाम है हाथी पांव। इसकी जांच जो होती है वो रक्त में माइक्रोफिलेरियाई की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से की जाती है कि अगर माइक्रोफिलेरियाई रक्त में है तो ये है, नहीं तो नहीं है। और माइक्रोफिलेरियाई जो इन्फेक्शन करते हैं वो एक रिदम
उपस्थित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि जो रात के समय जब मच्छर के काटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है तो वो 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक वो ऊपर की तरफ पेरिफेरल वेसल्स में आ जाते हैं, जिससे रक्त के साथ वो आसानी से मच्छर में चूसे जा सके और बाद में वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो ये एक अडेप्टेशन से अनुकूलता है जिससे उसका संचरण आसानी से हो जाए। तो हाथी पाँव या फिलेरियोसिस जो डिजीज़ है वो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होती है। ये मुख्यतः लसिका वेसल्स, लिम्फ नोड, पेशी ऊतक एटसेट्रा को प्रभावित करते हैं। इसका संचरण क्यूलैक्स मच्छर से होता है और क्यूलैक्स मच्छर रक्त को चूसते समय माइक्रोफिलेरियाई शरीर में डाल देते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं, पहली बात तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि दीर्घकालिक शोथ है, यानी कि काफ़ी समय बाद, मतलब काफ़ी लंबे समय बाद होने वाला रोग है ये। इसमें हाथ, पैर, स्तन और वृषणकोश, स्क्रोटम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स में ये परजीवी एकत्र हो जाता है जिससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध होने से सूज जाते हैं, वो इससे फूल जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं एडीमा। और जो रक्त में माइक्रोफिलेरिया की उपस्थिति जो होती है वो इस रोग की जांच के रूप में की जाती है कि अगर माइक्रोफिलेरिया है तो ये रोग है, वरना नहीं है। अब हम कवक जनित रोग यानी कि फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फंगन से यानी कि कवकों से होने वाला रोग रिंगवर्म या दाद है, जिसे टीनिया भी बोलते हैं। रिंगवर्म या दाद एक त्वचीय रोग है यानी कि स्किन डिजीज़ है और जो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन प्रजातियों के कवकों द्वारा होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से डर्मेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि डर्मेटो वर्ड जो है वो बेसिकली स्किन के लिए लगाया जाता है, त्वचा के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये त्वचा को ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इसका नाम है डर्मेटोफाइट। और ये जो डर्मेटोफाइट्स है बेसिकली स्किन यानी कि त्वचा, बालों यानी कि हेयर्स और नाखून यानी कि नेल्स को ही प्रभावित करते हैं। और ये ऐसी जगह पर ज़्यादा उपस्थित होते हैं जहाँ पर मॉइस्चर रुक जाता है, जांघों के पास, बगलों में एटसेट्रा, ऐसी जगह पर जहाँ पर पसीना रुक सकता है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कवकों के फैलने के लिए या ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की उपस्थिति जरूरी होती है। मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी भी जगह पर उग सकते हैं कवक, लकड़ी पर, पेड़ पर, चमड़े पर, खाने पर, किसी भी जगह पर, स्किन पर, किसी भी जगह पर जहाँ मॉइस्चर होता है वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और ये जो ट्राइकोफाइटॉन है ये त्वचा, हेयर और नेल्स तीनों को प्रभावित करता है। माइक्रोस्पोरम प्रजाति जो है हेयर और स्किन को प्रभावित करती है बेसिकली, और लेकिन प्रायः ये नेल्स को प्रभावित नहीं करती। और जो एपिडर्मेटोफाइटॉन है ये स्किन और नेल दोनों को प्रभावित करता है और प्रायः ये हेयर को प्रभावित नहीं करता। तो यानी कि ये तीनों को प्रभावित करता है, त्वचा को भी, हेयर को भी या नेल्स को, ये दो को, ये हेयर और स्किन को, और ये स्किन और नेल को। ये नेल्स को प्रभावित नहीं करता प्रायः, और ये प्रायः हेयर को प्रभावित नहीं करता। इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं कि सबसे पहले तो ये त्वचा और अन्य अंगों पर सूखी शल की चकत्तों यानी कि लीजन्स के रूप में होता है, यानी कि एक धब्बे से स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है। और इनके कारण इसमें तीव्र खुजली होती है, और खुजली होने के कारण ही ये कवक चारों ओर फैलने लगता है। जहाँ जहाँ ये फैलता रहता है वहाँ वहाँ डिजीज़ होने लगती है। शुरू में ये बहुत छोटे से हिस्से में होता है, लेकिन जैसे जैसे खुजली लगती है तो खुजलाने से ये बॉडी के अन्य पार्ट के संपर्क में आता है। जो खुजली वाला हिस्सा जब फंगस का हाथ लगा किसी दूसरी जगह पर आता है तो वहाँ पर भी आता है। और ये सामान्यतः सॉइल से फैलता है, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है तो ये आसानी से फैल जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति का तौलिया इस्तेमाल कर ले, कपड़ा इस्तेमाल कर ले, कंघा इस्तेमाल कर ले, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ले, तो भी ये रोग उस कपड़े की सहायता से या कंघे की सहायता से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो रिंगवर्म एक त्वचीय रोग है यानी कि स्किन डिजीज़ है, जो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइट प्रजातियों द्वारा होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से डर्मेटोफाइट बोलते हैं, जो स्किन, बालों और नाखून को प्रभावित करते हैं। ट्राइकोफाइटॉन त्वचा, हेयर और नेल्स तीनों को प्रभावित करता है। माइक्रोस्पोरम हेयर और स्किन को प्रभावित करता है, लेकिन प्रायः नेल को प्रभावित नहीं करता, जबकि एपिडर्मोफाइटॉन स्किन और नेल्स दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन हेयर को प्रभावित नहीं करता। लक्षण में त्वचा और अन्य अंगों पर सूखी सल की चकते यानी कि लेजन्स पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, उसमें खुजली होती है और खुजली होने से वो चारों तरफ कवक फैल जाता है। ये
प्रायः सॉइल में से संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचता है, और लेकिन अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, कपड़े और कंघा इस्तेमाल कर लेता है कोई स्वस्थ मनुष्य, तो उसमें भी ये डिजीज़ पहुंच जाती है। उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? रोकथाम के उपाय क्या है कि सबसे पहले पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? या पर्सनल हाइजीन का मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि पर्सन हाइजीन यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद हाइजीनिक कंडीशन बनाता है, यानी कि अपनी स्वच्छता रखता है, तो उसमें डिजीज़ के फैलने के चांस कम होते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोता है, प्रॉपरली नहाता है, समय पर नहाता है, कपड़े प्रॉपरली चेंज करता है, तो ऐसे व्यक्ति में रोग के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस जो रोग करने वाले रोगाणु होते हैं वो साफ रहने से कम फैलते हैं। दूसरा पब्लिक हाइजीन, यानी कि दूसरा क्या है? पब्लिक हाइजीन, जहां पर यानी कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक स्वच्छता, जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास के सभी जो व्यक्ति हैं वो स्वस्थ रहें, वो साफ रहे, उसके आसपास का जो वातावरण है वो साफ रहे, कचरा का इकट्ठा ना हो। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जब सामुदायिक यानी कि पब्लिक हाइजीन, सभी जो आसपास रहने वाली पब्लिक है वो स्वच्छ है। तो जब सब स्वच्छ होते हैं, सब साफ होते हैं, तो उनमें रोग के चांस बहुत कम होते हैं, जिससे उनके फैलने के चांस भी कम हो जाते हैं। तीसरा है वाहकों का नाश। वाहकों का नाश, रिमूवल ऑफ वेक्टर्स। जो वाहक होते हैं वो विभिन्न रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य की ओर पहुंचाते हैं। जैसे अभी हमने क्यूलेक्स मच्छर पढ़ा, मादा एनोफिलीज मलेरिया को फैलाती है। तो अगर ये वाहक ना होंगे तो ये डिजीज़ नहीं फैलेंगी। तो अगर हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे मच्छर ना हो, हम अपने आसपास सफाई रखें जिससे मक्खी आदि ना हो, तो अगर हम वाहकों पर कंट्रोल कर दें, उनका नाश कर दें, उनको होने ना दें, उनको हो जाए तो मार दें, मिट्टी का तेल डालें जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, जिससे DDT छिड़के, जिससे रोगाणु मर जाए, जो वाहक है वो मर जाए, तो इससे क्या होगा? अगर वाहकों का नाश हो जाएगा तो जो संक्रमित डिजीज एक स्वस्थ मनुष्य में पहुंच रही है संक्रमित व्यक्ति से, वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वाहक नहीं होंगे। इसके बाद है संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचना। अगर हम संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में ना जाएं, हमें पता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को एक डिजीज़ हुई है जो संक्रमित डिजीज़ है, हम उनके संपर्क में ना जाएं, कुछ समय तक उसे अकेले आराम करने दें, जब वो स्वस्थ हो जाए तब हम उससे मिलें। तो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में ना आने से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और लास्ट है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उसके लिए टीकाकरण प्रॉपरली कराया जाए बच्चों को। तो टीकाकरण कराने से जो पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, पर्टिकुलर रोग होता है, विशेष रोग टीका होने के बाद नहीं हो पाता, जिससे वो स्वस्थ रहता है और उसमें डिजीज़ नहीं होती है। हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि असंक्रामक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में पास नहीं होते हैं, संचरित नहीं होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। और ये रोग सामान्यतः रोगाणुओं से भी नहीं होते, जैसे स्कर्वी है, कैंसर है। और इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ कैंसर पढ़ना है। कैंसर का मतलब क्या है कि जो सामान्य सेल्स होती हैं उनका जो सूत्रीय विभाजन होता है वो नियंत्रित होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणों से कोशिकाओं यानी सेल्स का जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है, सूत्रीय विभाजन है, वो अनियंत्रित हो जाता है और इसी को हम कैंसर कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं का अनियंत्रित, असामान्य तथा जरूरत से ज़्यादा अत्यधिक सूत्रीय विभाजन माइटोसिस कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और इन अविभेदित और असामान्य सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। जो अब बनी है सेल्स अविभेदित होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और असामान्य सेल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैंसर सेल्स बोलते हैं। और ये कैंसर सेल्स जो समीप की सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनका भोजन और ऑक्सीजन यूज़ कर लेती हैं, जिससे वो सेल्स भूखी रह जाती हैं और सामान्य सेल्स के भूखे रहने से वो मरने लगती है।
और इसी कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विज्ञान कहते हैं। कैंसर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ट्यूमर या न्यूप्लाज्म पता होना चाहिए कि न्यूप्लाज्म या ट्यूमर किसे कहते हैं। जो सामान्य सेल्स होती हैं उनके अंदर एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, संस्पर्श संदमन यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस गुण के कारण जैसे ही ये सेल्स डिवाइड होते समय किसी अन्य सेल्स के संपर्क में आती है तो इनका जो ये विभाजन होता है, इनकी जो ये वृद्धि होती है, ये अनियंत्रित वृद्धि रुक जाती है। और लेकिन जो कैंसरस सेल होती हैं वो इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो ये प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, उनके अंदर नहीं होता। वो इस प्रॉपर्टी को खो देती हैं और वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और उनके लगातार विभाजित होने से अविभेदित यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक समूह बनता है और ये समूह ट्यूमर या न्यूप्लाज्म कहलाता है। यानी कि ट्यूमर या न्यूप्लाज्म का मतलब क्या है कि कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खोने के कारण वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। जो सामान्य सेल विभाजित नहीं होती है ज़्यादा, वो अनियंत्रित विभाजित होकर अविभेदित यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक समूह बनाती है और इस समूह को ट्यूमर या न्यूप्लाज्म बोलते हैं। सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते और ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, सुदम ट्यूमर यानी कि बैनिंग ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सुदम ट्यूमर यानी कि बैनिंग ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ये ट्यूमर संयोजी ऊतकों से घिरे रहते हैं और इसके कारण ये एक स्थान पर जहां पर ये बनते हैं यानी कि इनका जो ओरिजिन स्थान होता है, उद्भव स्थान होता है, उद्भव स्थल से या स्थान से वो दूसरी जगह नहीं पहुंचते, यानी कि जहां बनते हैं वो वहीं के वहीं उपस्थित रहते हैं और वो एक निश्चित स्थान पर उद्भव स्थल पर ही बरकरार रहते हैं और शरीर के दूसरे स्थानों तक लिम्फ और ब्लड यानी कि लसिका और रक्त के माध्यम से ट्रांसफर नहीं होते, संचरित नहीं होते और सेल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। यानी कि ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करते जो कैंसर सेल्स प्रदर्शित करती हैं। ये धीमी गति से बढ़ते हैं और इन पर फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये फाइब्रस कैप्सूल से घिरे होने के कारण इनकी शल्य क्रिया आसान होती है, इनको शल्य क्रिया से निकालना आसान होता है। जैसे बोन ट्यूमर, ऑस्टियोमा, बोन माने अस्थि है यानी कि अस्थि या बोन के लिए वर्ड लगाते हैं ऑस्टियो, तो ऑस्टियोमा बोन ट्यूमर। मसल्स के लिए वर्ड लगाते हैं मायोमा, तो हो जाएगा मायोमा और लिम्फ नोड के लिए लिम्फ के लिए वर्ड लगाएंगे लिम्फोमा, तो लिम्फ यानी कि इसका नाम हो जाएगा लिम्फोमा। तो बोन ट्यूमर, ऑस्टियोमा, मसल ट्यूमर यानी कि पेशी कैंसर, मायोमा और लिम्फ नोड यानी कि लसिका ग्रंथि जो गांठ होती है उनका जो ट्यूमर होता है वो क्या कहता है, लिम्फोमा कहलाता है। अब दुर्दम ट्यूमर यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, इस प्रकार के ट्यूमर्स की सेल जहां बनती है उद्गम स्थल से लसिका अथवा रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं और वहां जाकर ये फिर विभाजित होकर नई कॉलोनीज बना लेती है और एक जगह से सेल्स का दूसरी जगह तक जाना, कैंसरस सेल्स का दूसरी जगह तक जाना, इसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, अर्थात ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती हैं। ये धीमे बढ़ते थे, ये उसकी कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इनके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं होता, इनके चारों तरफ फाइब्रस कैप्सूल ना होने के कारण इनकी शल्य क्रिया करना आसान नहीं होता, सरल नहीं होता है और कैंसरस सेल सामान्य सेल्स का भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती हैं, जिससे सामान्य सेल भूखी रहने लगती है और वो भूखी रहने के कारण वो नष्ट होने लगती हैं और कैंसरस सेल्स सामान्य सेल्स को नष्ट कर देती हैं। अब टाइप्स ऑफ कैंसर, उद्भव के आधार पर जो कैंसर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है कार्सिनोमा और ये कार्सिनोमा एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों का जो कैंसर है। दूसरा होता है सार्कोमा जो मीजोडर्म से बनने वाले उद्गम के ऊतकों का कैंसर होता है और ल्यूकीमिया को रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर कहते हैं और ये WBC के जरूरत से ज़्यादा विभाजित होने से उनकी संख्या बढ़ने वाला कैंसर है। तो ये एक्टोडर्म वाला है, ये मीजोडर्म वाला है और ये ब्लड का कैंसर है। पहले कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक्टोडर्म के उद्गम ऊतकों जैसे
ब्रेन है, गैस्ट्रिक है, ओरल माउथ है और लंग है, ब्रेस्ट है। ये सब जो एक्टोडर्म से डेवलप होने वाले अंग है उनका कैंसर होता है, उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा। जैसे इसका एग्जाम्पल है ब्रेन कार्सिनोमा यानी कि मस्तिष्क कैंसर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा यानी कि मुख और थ्रोट का जो कैंसर होता है वो ओरल कार्सिनोमा कहलाता है। और भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा नरों में होने वाला कैंसर है वो कौन सा होता है? ओरल कार्सिनोमा होता है। लंग कार्सिनोमा और उसके बाद कोलन कार्सिनोमा और 6th है सर्वाइकल कार्सिनोमा। और इंडिया में फीमेल्स में, मादाओं में सबसे ज़्यादा सामान्य वाला जो कैंसर है वो कौन सा होता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है। स्तन कार्सिनोमा यानी कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा विश्व में सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होने वाला जो कैंसर है वो स्तन कार्सिनोमा होता है। एडिनोकार्सिनोमा मतलब ग्रंथि कार्सिनोमा जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। और विश्व में जो नरों में सबसे सामान्य कैंसर है वो कौन सा है? एडिनोकार्सिनोमा यानी कि ग्रंथि प्रोस्टेट कैंसर होता है। कैंसर से होने वाली कुल डेथ में जो लंग कैंसर है वो मेल में 31% डेथ करता है, जबकि फीमेल्स में वो 25% डेथ का करता है, यानी कि डेथ के लिए उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। सार्कोमा मीजोडर्म के उद्गम के ऊतकों का कैंसर है, जैसे संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, लसी गांठें आदि। जैसे बोन कैंसर, बोन के लिए वर्ड लगाते हैं ओस्टियो, क्योंकि सार्कोमा है मीजोडर्म वाला है तो ऑस्टियो सार्कोमा। मसल सार्क कैंसर, मायोसार्कोमा। और लिम्फ नोड में अगर कैंसर होगा तो लिम्फोसार्कोमा। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, इस कैंसर में जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, उसके अंदर जो WBC का निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण जो सामान्य संख्या है WBC की उससे WBC संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 2 लाख से 10 लाख पर mm³ होने लगती है। और इससे RBC का निर्माण कम हो जाता है और RBC की संख्या भी कम हो जाती है। तो अब कैंसर के कारण पढ़ने हैं कि कैंसर किसके कारण से होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर का सबसे पहले कारण है रसायन फैक्टर यानी केमिकल फैक्टर्स, यानी कि रसायन कारक। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तंबाकू चबाना, सिगरेट पीना, धूम्रपान आदि से जो केमिकल्स बॉडी में पहुंचते हैं वो बॉडी में कैंसर करते हैं। और जो फैक्टर्स कैंसर करते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो सिगरेट में बहुत सारे, बीड़ी में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, रसायन होते हैं जो कैंसर करते हैं, बेसिकली ओरल का या थ्रोट का या लंग्स के कैंसर करते हैं। इसके बाद है फिजिकल कारक यानी कि भौतिक कारक। तो जो शार्प टीथ होते हैं वो टंग का कैंसर करते हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स में आता है। थर्ड वन रेडिएशन फैक्टर यानी कि जो विकिरण कारक हैं, तो कॉस्मिक रेज, यूवी रेज एटसेट्रा जो होते हैं वो विकिरण जो होते हैं वो कैंसर उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं कि जो ऑन्कोजीन्स होती हैं और ऑन्कोवायरस, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। जो जीन्स कैंसर करती है उसे ऑन्कोजीन बोलते हैं और जो वायरस कैंसर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑन्कोवायरस कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो रसायन में वेरियस प्रकार के केमिकल्स होते हैं। जो भौतिक है उसमें शार्प टीथ होते हैं। थर्ड विकिरण में यूवी रेज, कॉस्मिक रेज एटसेट्रा जो होते हैं वो डिजीज करती हैं। और चौथा जो होता है बायोलॉजिकल में जो लिविंग होते हैं। अब जो कैंसर उत्पन्न होता है, कैंसर ये जो नॉर्मल सेल्स होती है उसका कंट्रोल क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल, सामान्य सेल डिवाइड होकर जब सेल्स बनाती है माइटोसिस से, तो उसमें 3 सेल्स जीन्स होती है। एक होती है प्रोटो ऑन्कोजीन, एक होती है
ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है, यानी कि ये सेल डिवीजन को कम करती है, ये सेल डिवीजन को बढ़ाती है। और एक और जीन होती है जो नॉर्मली इनएक्टिव रहती है, और वो होती है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि एपोप्टोसिस के दौरान एक्टिव होती है। जो थर्ड जीन होती है वो एपोप्टोसिस, यानी कि जो कंट्रोल्ड सेल डेथ होती है, यानी कि नियंत्रित कोशिका मृत्यु, जो एजिंग के दौरान होती है, बुढ़ापे में एजिंग के दौरान ये सेल जो जीन होती है वो एक्टिव हो जाती है, और वो प्रोग्राम सेल डेथ से संबंधित जीन होती है, एपोप्टोसिस से संबंधित जीन। ये जीन कब एक्टिव होती है? एजिंग के दौरान, और सेल्स का डेथ करती है। लेकिन नॉर्मली ये दो जीन्स कंट्रोल करती है, पहली और दूसरी, पहली प्रोटो ऑन्कोजीन और दूसरी ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये डिवीजन को कम करती है, डिवीजन को बढ़ाती है। लेकिन जब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदलती है तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो थी, जो सामान्य प्रोटो ऑन्कोजीन जो सेल डिवीजन करती थी, वो अब काय में चेंज हो गई? ऑन्कोजीन में। और होती क्यों है? उत्परिवर्तन के कारण, अथवा ऑन्को वायरस के शरीर में प्रवेश के कारण, या तो म्यूटेशन से ये प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई, या वायरस जो ऑन्को वायरस है वो हमारी बॉडी में पहुंचने से वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट। अब जो नॉर्मल सेल है डिवाइड होकर अनकंट्रोल्ड सेल्स बनाएंगी बहुत सारी, यानी कि ट्यूमर बनाएगी। क्योंकि अब ये जो सेल्स है ये कंट्रोल करने लगी है, इसके डिवीजन को बहुत ज़्यादा करने लगी है, और ये इसको बढ़ाएगी। और जो दूसरी सेल्स है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, इसका नो इफेक्ट, अब इसका प्रभाव नहीं होगा और ये इस पर प्रभाव अब नहीं कर पाएगी, जिससे कारण ये सेल लगातार डिवाइड होकर अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाएगी। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ट्यूमर को बढ़ाते हैं, इन्हें ट्यूमर प्रमोटर्स बोलते हैं, यानी कि ट्यूमर प्रोत्साहक। ये ट्यूमर प्रोत्साहक जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जो अब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो ट्यूमर प्रमोटर सेल है ये इस सेल के जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, नॉर्मल सेल जो ट्रांसफॉर्म हुई है काय में, कैंसरस सेल टाइप में, तो उस सेल के डिवीजन को ये और प्रमोट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हार्मोन, कुछ हार्मोन और कुछ वृद्धि कारक। तो कैंसर इस प्रकार से होता है कि एक नॉर्मल सेल 3 जीन से कंट्रोल होती है। प्रोटो ऑन्कोजीन डिवीजन को बढ़ाती है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन डिवीजन को कम करती है जरूरत के हिसाब से, और तीसरी होती है एपोप्टोसिस, यानी कि नियंत्रित कोशिका मृत्यु से संबंधित जीन, जो एजिंग के दौरान बुढ़ापे में ही एक्टिव होती है, नॉर्मल में ये इनएक्टिव रहती है। लेकिन प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है उत्परिवर्तन के या ऑन्को वायरस के शरीर में पहुंचने के कारण, तो ये ऑन्कोजीन अब इस ट्रांसफॉर्म सेल में, जो ये नॉर्मल सेल अब कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस नॉर्मल सेल्स के डिवीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। चूंकि ट्यूमर सुप्रेसर जीन अब इनएक्टिव हो जाती है इसके कारण, और ये एक्टिव हो जाती है। और कुछ ट्यूमर प्रमोटर्स भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिवाइड होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और वो कुछ हार्मोन और वृद्धि कारक होते हैं। कैंसर अभिज्ञान यानी कि इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर की जांच।
कैंसर की जो जांच होती है उसमें सबसे पहले रुधिर और अस्थि मज्जा परीक्षण, रुधिर एवं अस्थि मज्जा परीक्षण, बोन मैरो एंड ब्लड टेस्ट। तो ल्यूकेमिया के लिए ब्लड में और अस्थि मज्जा में जो सेल्स की संख्या है, कार्पुसल्स की संख्या है, कणिकाओं की संख्या है, उसको देखकर यह पहचाना जाता है कि वो संख्या सामान्य है या असामान्य है। अगर सामान्य है तो कैंसर नहीं है, असामान्य है तो कैंसर है। दूसरा है बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब क्या है, बायोप्सी होती क्या है? इसे जीवुति परीक्षा बोलते हैं, जीवुति परीक्षा, जीवुति परीक्षा। जीवुति परीक्षा यानी कि बायोप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डॉक्टर जो किसी अंग में कैंसर की संभावना उसको लगती है, अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर से टिश्यूज और सेल्स के छोटे से पीस को निकाला जाता है, उसको स्टेन किया जाता है और स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर कैंसर सेल्स तो नहीं है, उसके अंदर जो कैंसर की पहचान की जाती है, तो इसे हम बायोप्सी बोलते हैं। इसके अलावा विकिरण चित्रण यानी कि रेडियोग्राफी, अभिकालित टोमोग्राफी, सीटीसी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग यानी कि एमआरआई का भी यूज किया जाता है। जो पहली दो हैं विकिरण चित्रण में और अभिकालित टोमोग्राफी में एक्सरे का यूज किया जाता है आंतरिक भागों में, जो त्रिविम ज्योति है उसकी प्रतिबिंब बनाया जाता है। पहले में कैंसर वो एक्सरे किया जाता है और दूसरे में त्रिविम प्रतिबिंब बनाया जाता है। एमआरआई में जो होता है अंदर की तरफ पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके अंदर डिस्टरबेंस को चेक किया जाता है कि कोई जो नॉर्मल ऑर्गन्स है उसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा, अगर वो डिस्टरबेंस आ रहा है तो कैंसर है, वरना नहीं होता है। और लास्ट है इम्यूनोथेरेपी का यूज कर, इम्यूनो कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कैंसर के एंटीजेंस के प्रति यानी कि प्रतिजनों के प्रति एंटीबॉडीज बनाने वाली होती है, उन एंटीबॉडीज का हम यूज करते हैं और कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। कैंसर का इलाज जो है सबसे पहला है शल्य कर्म यानी कि सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम शल्य क्रिया के द्वारा डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जिसमें कैंसर होता है उसमें कैंसरस सेल को शल्य क्रिया के द्वारा हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और नॉर्मल सेल्स को नहीं छेड़ा जाता है और कैंसरस सेल्स को रिमूव करा दिया जाता है। दूसरा है इसमें कीमोथेरेपी यानी कि रसो चिकित्सा। इसमें कई सारी एंटी कैंसर ड्रग्स यूज की जाती हैं, जैसे टैक्सोल, विनिस्ट्रिन, साइक्लोस्पोरिन, कई सारी ड्रग्स यूज की जाती हैं जो कैंसर सेल को मार देती हैं, कैंसर सेल को नष्ट कर देती हैं और ये केमिकल सामान्यतः डीएनए सिंथेसिस को रोककर कैंसर सेल्स की उसको मार देते हैं। तीसरा जो है इसमें वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में स्पेशलाइज्ड इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं और ये इंटरफेरॉन्स कैंसर सेल्स को मार देते हैं। सामान्यतः जो कैंसर्स का इलाज होता है वो शल्य क्रिया, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का यूज करके किया जाता है। रेडियोथेरेपी में यानी कि विकिरण
चिकित्सा। हाई एनर्जी विकिरण का यूज किया जाता है और विकिरण जो किरणें होती हैं वो कैंसरस सेल्स को मार देती हैं, जैसे यूवी रेज है, कॉस्मिक रेज एटसेट्रा। तो वो नॉर्मल सेल्स को नहीं मारती हैं जबकि कैंसरस सेल को मार देती हैं, क्योंकि कैंसरस सेल अत्यधिक तेजी से डिवाइड हो रही होती हैं। तो इन 4 बेसिक चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकांश में कीमोथेरेपी, शल्य क्रिया और रेडियोथेरेपी तीनों का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे बालों का झड़ना या रक्त की कमी यानी कि रक्त अल्पता, एनीमिया, और अधिकांश कैंसरों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो तीनों से कंबाइंडली किया जाता है, शल्य क्रिया यानी कि सर्जिकल मेथड का, कीमोथेरेपी का और रेडियोथेरेपी का। आवश्यकता के साथ तीनों का ही यूज़ किया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।